हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कई साथी हमारे लाइव भी आ चुके हैं। आज क्लास थोड़ा विलंब हो गई क्योंकि क्लास चलनी कहीं और थी और चल कहीं और जाती है, पता नहीं क्या इश्यूज रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी को दिख गया होगा, फटाफट कमेंट करिएगा। कहता है भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है, जल्दी से बताइएगा। यानी अगर आपको भाषा सीखना है तो भाषा सीखने की कौन सी युक्ति निम्न में से नहीं है? अनुकरण, बारंबारता, अभ्यास या यथार्थ बोध। सभी साथी लाइक और शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर जो आपका राइट विकल्प होगा वही क्या चला जाएगा? कहता है अनुकरण, बारंबारता, अभ्यास या यथार्थ बोध। देखिएगा, अनुकरण होता है, बारंबारता होता है, अभ्यास होता है, यानी किसी चीज की प्रैक्टिस, भाषा को सीखने। अर्जन मतलब होता है सीखना। तो भाषा सीखने की प्रमुख तरीके होते हैं दोहराना, किसी चीज को बार बार करना या किसी चीज का अभ्यास करना, ये शब्द होता है। यथार्थ बोध नहीं होता है। यथार्थ बोध कहते हैं वास्तविकता का ज्ञान। यथार्थ बोध का मतलब क्या होता है? वास्तविकता के ज्ञान को क्या कहते हैं? यथार्थ बोध कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? डी विकल्प चला जाना है। क्या चला जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। अगला कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? फटाफट बताइएगा, शिक्षण सूत्र कौन से हैं? तो ज्ञात मतलब जो हमें पता है उससे हमें जो नहीं पता उस ओर जाना, ये तो है। कहता है सरल से कठिन की ओर। सरल मतलब सरल होता है बहुत, जो इजी होता है, आसान होता है। और आसान से हम किसकी ओर जाएंगे? कठिन की ओर जाएंगे, जिससे हम आसानी से सीख सकें। तो ये विकल्प भी हमारा राइट हो जाएगा। मूर्त, जो दिख रहा है उससे जो ना दिख रहा है उस ओर जाना, यानी ये भी होता है। क्या नहीं होता है? ज्ञान से वैराग्य की ओर। यह शिक्षण सूत्र नहीं होगा। विकल्प क्या चला जाएगा? डी विकल्प हमारा राइट हो जाना है। डी विकल्प राइट हो जाएगा। ज्ञान से वैराग्य की ओर। क्या जाएगा? ज्ञान से वैराग्य की ओर। अगला कहता मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? मूल्यांकन, अब देखिएगा मूल्यांकन क्या होता है। देखिएगा, प्रत्येक मूल्यांकन अगर हम बात करें तो शिक्षक आपको पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद वह आपका अंकन करता है। यानी वो ये देखता है कि उसके द्वारा पढ़ाई गई चीजों का, उसके द्वारा सिखाई गई चीजों को आप कितना प्रतिशत सीख सके, आपने कितना प्रतिशत ग्रहण किया, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी आपसे अछूती रह गई, जो आपने नहीं सीख पाई। तो बस इसी को मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक कह सकते हैं कुछ समय के बाद, कुछ समय यानी कह सकते हैं लगातार होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट विकल्प क्या होगा? कहता है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक क्षण जब आप कुछ सीखते हो तो प्रत्येक क्षण आपका कहीं ना कहीं तो इवोल्यूशन होता ही है। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी है। बिल्कुल सही, कि छात्र के व्यवहार बदले हैं कि नहीं बदले हैं, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मूल्यांकन से मिलती है। कहता है उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन। बिल्कुल है, तो यहाँ पर विकल्प किया जाएगा उपर्युक्त सभी चले जाएंगे। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या कहेंगे? उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? फटाफट बताइए। का से नातक, का से मातक, शल प्रत्याहार या यण प्रत्याहार। तो जैसे ही ऊष्म की बात कही गई, ऊष्म को क्या कहते हैं? शल प्रत्याहार कहते हैं। शा, खा, सा, हा, चार वर्ण आते हैं, तो विकल्प क्या हो जाएगा? शल प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे। शाखा, सहा हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। अगला एक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं ई उ रा रा, आई उड़, ई उ री रा, ई उ री रिक। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इक। क्या देख रहे हैं? इक देख रहे हैं। जैसे आपने इक देखा, इक का मतलब क्या है? आ, ई, उ, री, रा, का। अब आ को हटा दीजिएगा, ये तो इत संज्ञक हो जाएंगे। ई उ री रा, कितने वर्ण आए? चार वर्ण आए। ई उ री रा, ई उ री रा, यही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। ई उ री रा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है चा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइएगा। क्या कहता है? चा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइएगा। अगर हम दंत की बात करें, त्रातुल ता नाम दंता। कंठ की बात करें, आ पु हा विसर्जनीया सर्जनीया नाम कंठा। तालु की बात करें तो ही टू हिय चा नाम तालु। मूर्धा की बात करें, री टू र हा राम। यानी अगर देखा जाए तो ये तो हमारा वैसे भी हट जाना है। अब बचा क्या? चा पूछा गया। चा कहाँ आया है? चा कहाँ आया? यहाँ पर आया है। इचू ये शा नाम तालु, सी विकल्प हो जाएगा। तालु से ई बोला जाता है, चा वर्ग बोला जाता है, या बोला जाता है और सा बोला जाता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है अक्षराकाणा में कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? साधकतम करणम चहयुक्त प्रधाने एनांग विकारा कर्ता करणयोस् तृतीया। जैसे ही आपके सामने ये प्रश्न आया, आप कोई डाउट में नहीं रहेंगे, शी विकल्प लगा देंगे। कहता है एन अंग, एन मतलब जिस, अंग मतलब अंग, विकार मतलब खराबी। जिस अंग में खराबी होती है उसी अंग में तृतीया विभक्ति हो जाती है। यानी साथियों यहाँ पर अक्षरा में तृतीया विभक्ति हो जानी है। अक्षरा में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। एनांग विकारा में मेरे साथियों सूत्र से अक्षरा में तृतीया विभक्ति हो जानी है। अगला कहता है गम धातु में अप उपसर्ग लगाने से, गम धातु में अप उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा आगे आता है। कहता है कौन सा शब्द बनता है? अब जो गम के रूप चलते हैं वो गच्छ से चलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला अप गच्छत, इसमें तो अप लगा है और यहाँ पर अप ही तो पूछा गया है, तो ये राइट होगा। यहाँ पर उप है, यहाँ पर उद है और यहाँ पर अब है। विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। अपगच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपगच्छति हो जाना है। अगला कहता है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम लिखिएगा। लगातार यही आपसे पूछ रहे हैं लगभग एक हफ्ते से। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम, आवाम, वयम, ये आते हैं ना। अहम का मतलब मैं और हम, मैं और हम एक है तो हम आएगा। अगर मैं के साथ या हम के साथ कोई और है, कोई दो लोग हैं तो आवाम आएगा, और अगर कई लोग हैं तो वयम आएगा। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाना है। उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पितृव्य शब्द का अर्थ हो जाएगा चाची, बुआ, मौसी, मामी। पिछली बार सुपर टेट के पेपर में मौसी या बुआ में से किसी एक का संस्कृत पूछा गया था। पूछा गया था कि नहीं पूछा गया? तो देखिएगा यहाँ पर अगर मौसी, मौसी कौन है? माँ की बहन। कौन है? माँ की बहन। बहन को भगनी या सुसा कहते हैं। क्या कहते हैं? भगनी या सुसा कहते हैं। तो माँ मतलब मात्र सुसा, माँ को मात्र कहते हैं, मात्र सुसा। बुआ कौन होती है? पिता की बहन होती है, तो क्या हो जाएगी? पितृ सुसा हो जाएगी। क्लियर? मात्र सुसा, पितृ सुसा। अब जो चाची होती है, तो चाची कौन होती है? चाची होती है चाचा की वाइफ, और चाचा को कहते हैं पितृव्या। चाचा को क्या कहते हैं? इस तरह से पितृव्या बोलते हैं चाचा को, और चाची को पितृव्या। मामी को मातुलानी, मामी को मातुली या मातुलानी बोलते हैं। विकल्प यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला कहता है भूया अव्यय कैसा है? कालवाचक है, रीतिवाचक है, प्रकीर्णक है, क्या मनोविकार सूचक है? तो देखिए भूया, भूया का मतलब होता है पुनः। क्या होता है? पुनः। यानी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये आपका क्रिया विशेषण तो है, ये आपका क्रिया विशेषण तो है। यहाँ पर याद रखना अगर कब लगाकर आंसर आ रहा है तो समय यानी कालवाचक होगा।
अगर मेरे साथियों कहाँ लगाकर आंसर आ रहा है तो स्थानवाचक होगा। अगर कितना लगाकर आंसर आ रहा है तो परिमाणवाचक होगा। और अगर कैसे लगाकर आंसर आ रहा है तो रीतिवाचक होगा। जैसे मैंने आपसे कहा मैं पुनः आऊंगा, पुनः आऊंगा। मैं कब आऊंगा? मैं पुनः आऊंगा। मैं कब आऊंगा? पुनः आऊंगा। यानी यहाँ पर कब की जगह हम पुनः का प्रयोग कर सकते हैं, तो पुनः आपका कालवाचक हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट करिएगा। कहता है इनमें से पंडित का विलोम बताइएगा। सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। कहता है इनमें से पंडित का विलोम कौन सा है? क्षत्रिय है, शूद्र है, विप्र है या मूर्ख है? तो देखिएगा अगर हम लिंग की दृष्टि से देखें तो पंडित का अपोजिट शूद्र हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पंडित किसे कहते हैं? पंडित कहते हैं विद्वान को, अध्यापक को कहते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। पंडित का मतलब विद्वान होता है और मूर्ख तो जानते ही हो। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल, समीर, पवन, अनल। तो देखिएगा अनिल कहते हैं, समीर कहते हैं, पवन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे जठरानल, तो इसका मतलब क्या है? जठर प्लस अनल। जठर मतलब क्या होता है? पेट, और अनल मतलब आग। पेट की आग को जठरानल कहते हैं, अर्थात अनल किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। यही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं लक्ष्मी स्वयं याति। लक्ष्मी स्वयं आती है। लक्ष्मी स्वयं आती है। ठीक है, निवास हेतु, निवास हेतु मतलब निवास करने के लिए या रहने के लिए। कहता है लक्ष्मी निवास करने के लिए या रहने के लिए स्वयं आती है। ये सूक्ति किससे उद्गत है? रामायण से, पंचतंत्र से, शिव पुराण से या गीता से? विकल्प क्या जाएगा? पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। इन्होंने पंचतंत्र को 5 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलुकीयम, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणांश, लब्ध प्राणांश, अपरीक्षित कारक, अपरीक्षित कारक। ये 5 तंत्र में बांटा गया है पंचतंत्र को। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा। पंचतंत्र हो जाना है। पंचतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अहो कामी स्वताम पश्येत। देखिएगा अहो कामी, कामी का मतलब क्या होता है? कामी का मतलब होता है कामी पुरुष। ऐसा पुरुष जिसे सिर्फ स्वयं से मतलब होता है उसको हम क्या कहते हैं? कामी कहते हैं। कामी पुरुष मतलब काम को ही सब कुछ मानने वाला कामी पुरुष। स्वताम पश्येत, स्वयं को देखता है। कहता है ये सूक्ति किससे ली गई? रामायण से, महाभारत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से या गीता से? ही विकल्प हो जाएगा शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा है। ये साथियों विश्व प्रसिद्ध नाटक है। विश्व प्रसिद्ध नाटक किसे माना गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम को माना गया है कि ये नायिका आधारित, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम ये नायिका आधारित काव्य है और इसकी नायिका शकुंतला होती है, जो कि गांधर्व विवाह कर लेती हैं और इसी गांधर्व विवाह से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिस पुत्र को सर्वदमन या भरत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं दधिघृतम में समास कौन सा है? जल्दी से बताइएगा दधिघृतम में समास कौन सा है? अब देखिएगा यहाँ पर जब भी समास पूछा जाए, समास के 2 भाग होते हैं, तो हमने लिख लिया दधिघृतम। दधिघृतम में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया दधि यानी दही।
दूसरा आया घृतम, घृतम मतलब घी, यानी जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, दधिश्च और घृतश्च। अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, दही और घी। क्या आएगा, दही और घी, दोनों बराबर के पद हैं, अर्थात मेरे साथियों द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा द्वंद्व होगा, इतरेतर द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास के दोनों पद अलग अलग हों, जिस समास के, इतरेतर समास के या जिस द्वंद्व समास के दोनों पद अलग अलग होते हैं, इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। अगला कहता है कालिदास ने महाकाव्य की रचना की, कितने महाकाव्य लिखे। अभी जो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसमें पूछा था नाटक कितने थे, 3, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। अब पूछ रहा है महाकाव्य कितने हैं, विकल्प क्या हो जाएगा, बी। पहला महाकाव्य कौन सा है, पहला इनका महाकाव्य है मेरे साथियों रघुवंशम, रघुवंशम। और दूसरा कौन है, कुमार संभव। क्या है, कुमार संभव। रघुवंशम की अगर हम बात करें 19 सर्ग हैं, और अगर कुमार संभव की बात करें तो इसमें 17 सर्ग हैं। रघुवंशम में 15, 6, 9 इतने इसमें श्लोक हैं, और अगर हम कुमार संभव की बात करें तो 1096 श्लोक हैं, 1096 श्लोक हैं। तो विकल्प आपका क्या चला जाएगा, बी विकल्प चला जाना है, बी विकल्प हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रघुवंशम में श्लोकों की संख्या कितनी है, भैया आप तो ये अपना पूछोगे, क्योंकि अभी हमने बताई है रघुवंशम में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो जैसे ही रघुवंशम की बात की, इसको लिखा किसने है, कालिदास ने। किसने लिखा है, कालिदास ने। अगर रघुवंशम की बात करें, रघुवंशम कहते किसे हैं, इसमें रघु के वंशजों का वर्णन है, इसमें रघु के वंशज का वर्णन है, यानी रघु का जितना भी वंश परंपरा चली थी तो रघु के वंशज का वर्णन है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि रघुवंशम में सर्ग कितने थे, 19 सर्ग थे, और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी, 15, 6, 9 थी। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। कहते हैं रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, 19 है, 16 है, 17 है, 18 है। विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा, 19 हो जाएगा। 17 किसमें थी, कुमार संभव में। अगर पूछा जाए कुमार संभव में किसका वर्णन है, तारकासुर के वध का। किसका, तारकासुर के वध का, कार्तिकेय का। किसका, कार्तिकेय का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। वह सूर्य प्रभो वंशा, वह मतलब कौन, सूर्य के प्रभाव के समान वंशज है। कौन सा वंशज, कौन सा वंश सूर्य के कौन सा वंशज सूर्य के समान प्रभावशाली है, कौन सा वंशज सूर्य के समान प्रभावशाली है। रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में या अभिज्ञान शाकुंतलम में। विकल्प क्या जाएगा, रघुवंशम हो जाएगा। इसी को इक्ष्वाकु वंश कहा गया, इसी को सूर्य वंश कहा गया। क्या कहा गया, सूर्य वंश कहा गया। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कुमार संभव में सर्गों की संख्या कितनी है, 8 है, 16 है, 17 है, 19 है। विकल्प क्या जाएगा, 17। श्लोक कितने, 1096। किसका वर्णन है, कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। किसका वर्णन है, तारकासुर के वध का वर्णन है। अगर पूछा जाए और किसका वर्णन है तो भगवान शंकर का वर्णन है, माँ पार्वती का वर्णन है, और इसी में गणेश जी का भी वर्णन है। इतने सभी का वर्णन है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। अगला पुराधन करोति का संधि रूप क्या होगा। फटाफट देखिएगा, आज बहुत स्पीड से हमने ये टेस्ट सीरीज आपको कराई है। फटाफट बताइएगा, पुराधन करोति। अब देखिएगा पुराहा और पूछा क्या गया है, करोति।
तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद का मतलब क्या, खर प्रत्याहार का वर्ण है। खर प्रत्याहार मतलब पहला दूसरा वर्ण, सा खा सा, ठीक। तो यहाँ पर का क्या है, पहला वर्ण है, तो कहते हैं विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो यहाँ पर भी विसर्ग का सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरस्करोति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरस्करोति हो जाएगा। विकल्प आपका डी चला जाएगा। अगर पूछा जाए ये किस संधि में होता है, तो याद रखिएगा ये सत्व संधि होती है। कौन सी संधि होती है, सत्व संधि होती है, जिसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सा। क्या होती है, विसर्जनीयस्य सा होती है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, डी विकल्प हो जाएगा, पुरस्करोति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरस्करोति हो जाना है, पुरस्करोति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एंग पदांता दति के अनुसार होने वाली संधि का उदाहरण बताइएगा। तो सबसे पहले कहता है एंग, ध्यान दीजिएगा, एंग पदांता दति का अर्थ क्या होता है, कहता है एंग आना चाहिए पद के अंत में, पद के अंत में एंग हो। पद के एंग का मतलब क्या होता है, ए और ओ। जब पद के अंत में ए या ओ होता है, उसका मेल आ से होता है, तो वहां पर आ अवग्रह बन जाता है। इसी को कहते हैं पूर्व रूप संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहते हैं। जब ए या ओ के का मेल आ से होता है, आ अवग्रह में बदल जाता है, उसी में पूर्व रूप संधि होती है। क्या होती है, पूर्व रूप संधि होती है। खटाखट पहचान लो सभी लोग, जल्दी से पहचानो। विकल्प क्या हो जाएगा, छात्रों अपि हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बिल्कुल भाई, प्रणाम सभी को। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रपठ्य पद में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा प्रपठ्य, प्रा, प्रा क्या हो गया, प्रा हो गया उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, पठ, पठ क्या हो गई, पठ हो गई धातु। और जो या है, या क्या हो गया, या प्रत्यय है। अब या तो प्रत्यय नहीं है, या तो जुड़ता है। क्या जुड़ता है, प्रत्यय क्या हो जाएगा, ल्यप हो जाएगा। प्राधन पठ धन ल्यप, विकल्प क्या हो जाएगा, ए राइट होगा। अक्त्वा जोड़ते तो त्वा जुड़ता, स्थान जोड़ते मान जुड़ता, तत्र जोड़ते तो अत अन अंति जुड़ता। क्या जुड़ता, अतन अंति जुड़ता। विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम बात करें ल्यप प्रत्यय में पहले वाला पद आपका उपसर्ग रहता है, और जो अंतिम पद होता है यानी बाद में क्या जुड़ता है, तो बाद में या जोड़ा जाता है। बाद में क्या जुड़ता है, या जुड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न कहता है पदों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समसन, संधि, अलंकरण या एकत्व। कहता है पद को मिलाने की प्रक्रिया। मान लीजिए एक ये पद है और दूसरा ये पद है। पद होता क्या है, शब्द होते हैं। पद क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया यानी जो ये पूरी क्रिया होती है, पदों को जोड़ने की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास तो क्या होता है, समास तो शब्द होता है। जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है संक्षिप्तीकरण की, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी क्रिया को समसन कहा जाता है। समसन क्या होती है, प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, समसन प्रक्रिया कहलाती है। विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, वर्ण मेल होता है। पद का मेल समसन में होता है, तो विकल्प आपका क्या चला जाना है, ए विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। बेटा समसन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया पूछी गई है। ये तो नहीं कहा कि पदों से मिलाकर बना पद क्या कहलाता है। तो पदों को जोड़कर जो पद बनेगा, जो शब्द बनेगा, वो समास होगा। और ये जो जोड़े गए है ना, जोड़ने की जो प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया को समसन कहा जाता है, संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। उस प्रक्रिया को समसन या संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। क्लियर? संस्कृत बेहद आसान है, हिंदी से भी आसान है संस्कृत, बस आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। अब देखिए, कह रहे संस्कृत साहित्य के कौन से महाकवि प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे? ये प्रश्न कितनी बार कराया? अब आप ये कहते हो हमेशा यही प्रश्न कराया जाता है, क्यों? क्योंकि संस्कृत का साहित्य लिमिटेड है, हिंदी का साहित्य और संस्कृत का साहित्य तो सॉरी इंग्लिश का साहित्य एकदम अनलिमिटेड है, कोई जिसका लिमिट ही नहीं। सबसे सरल है आपका हिंदी, और हिंदी से भी ज्यादा सरल है संस्कृत। तो देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कवि था जो प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ भी था और मूर्ख भी था, तो क्या हो जाएगा? कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। कालिदास लिखा जाता है, कालिदास नहीं लिखा जाता है। कबीरदास जी जो थे वो अनपढ़ थे लेकिन मूर्ख नहीं थे। बाणभट्ट अंबिकादित्य व्यास होगा नहीं, विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहते हैं गच्छति पद में लकार है। अब देखिएगा यहाँ पर गच्छति, जैसे आपने गच्छति देखा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। गच्छ गच्छ कब होता है? कम के रूप जब चलते हैं तो गच्छ से ही चलते हैं। अब बचा क्या? ती। जैसे ही ती आया, दिमाग में लाल हरी नीली बत्ती जली या नहीं जली? हाँ भाई जली। कैसे? ती ता अंति किसमें आती हैं? तो ये मेरे साथियों लट लकार में आती हैं, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। तीता अंति, चीथा था, आमी आवाह आमा, आमी आवाह आमा जाती है कि नहीं? ये जो होगा वह आपका प्रथम पुरुष होगा, यह जो होगा वो मध्यम पुरुष होगा, ये जो होगा वह उत्तम पुरुष होगा। क्या एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। यहाँ पर जो ती होगा आप देख रहे हो, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा? लट लकार चला जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाना है, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं को ध्वनि अघोष महाप्राणा अस्ति। कौन सी ध्वनि अघोष भी है और महाप्राण भी है? तो देखिएगा जब भी हम बात करते हैं अघोष की, किसकी करते हैं? अघोष की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको एक जुगाड़ बताई थी, जुगाड़ याद है? नहीं याद होगी। खर प्रत्याहार का सूत्र होता है आ स। आ का मतलब अघोष, स्व का मतलब श्वास और बी का मतलब होता है विवार। यानी हम कह सकते हैं अघोष, श्वास और विवार में खर प्रत्याहार रहता है। क्या रहता है? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, सा खा सा, क्या हो जाएगा? सा खा सा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कहता है घा। घा क्या है? प्रत्येक वर्ग का चौथा है। झा प्रत्येक वर्ग का दूसरा है, जा तीसरा है और ढा टा ठा डा ढा, ढा तीसरा है। अब यहाँ पर पहला और दूसरा होना चाहिए तो 100% अच्छा होगा। अब महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, सा खा सा हा महाप्राण होते हैं। तो इससे भी तो छा ही तो जाएगा, दूसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? बी विकल्प चला जाना है। क्या चला जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। अगला कहता है सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? आपसे पूछ रहा है सुप प्रत्याहार। तो देखिएगा जो कृत प्रत्याहार होते हैं, कृत प्रत्याहार दो तरह के होते हैं। एक में आपके आते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे में आते हैं तिंग प्रत्यय। और ये दोनों किसमें लगते हैं? धातु में लगते हैं। किसमें लगते हैं? धातु में। अब हम बात करते हैं शब्द में जोड़े जाने वाले प्रत्यय।
शब्द में कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं? तो सबसे पहले तद्धित प्रत्यय, चुप प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जिसमें ये जो सुप प्रत्यय होते हैं ये शब्द रूप में जोड़े जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा। क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा। 21 हो जाने हैं। कितने हो जाने हैं? 21 हो जाने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अस्माभि यत्र पठ्यते किस वाच्य का वाक्य है? तो यहाँ पर देखिए अस्माभि, माँ आपको आम के रूप याद होना चाहिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, असमान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। क्या है? अस्मा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या है? अस्माभि। ये आपकी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति। अब तृतीया विभक्ति का कल ही हमने सूत्र बताया था, शायद आपने पेड जो आपको क्लास आपको दी गई होगी उसमें आपने देखा होगा। क्या कहता है? कहता है कर्ता कर्णयोस तृतीया। क्या कहता है? कर्ता कर्णयोस तृतीया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कर्मवाच्य, जो कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य आपने पढ़े होंगे। इनके कर्ता सदैव तृतीया में होते हैं। इनके सदैव कर्ता किस में होते हैं? तृतीया में होते हैं। तो यहाँ तो कर्तावाच्य तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। अगर आप में से किसी भी साथी को संस्कृत में प्रॉब्लम है, संस्कृत में समस्याएं हैं, आगे आने वाले समय में समास पढ़ाने वाले हैं, समास और वाच्य आगे स्टार्ट होगा, तो अगर हमारे किसी भी साथी को संस्कृत में समस्या है तो वो प्ले स्टोर से वनडे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले और जो उसमें आगे दिशा निर्देश दिए रहते हैं उनको फॉलो करके हमारा सुपर टेट का बैच अवश्य ले ले। कि सुपर टेट में हम पढ़ाने वाले हैं सब कुछ बाय थ्योरी। तो अगर आप किसी में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले थ्योरी पढ़िएगा, तभी आप स्कोर कर सकते हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।